बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आवर लास्ट सेशन हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो था डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। सिग्नेचर का कंसेप्ट हमने देखा है पहले कि हाउ सिग्नेचर्स आर एक्चुअली, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स। और मेन रीज़न ये था कि हम ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते थे कि व्हाटएवर द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर शेयरिंग, वी नीड टू ऑथेंटिकेट द यूजर्स। ऑथेंटिकेशन में हम सिर्फ उसको वैल्यूएट करते हैं थ्रू सम मैकेनिज्म कि जो कम्युनिकेटिंग जो बॉडीज हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते थे। अब कम्युनिकेटिंग में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता था। यहाँ पे मेनली जो है वो अगर कोई कंटेंट शेयर हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट पार्टीज, तो उसमें किस तरह एक दूसरे को वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते थे थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। उसमें हमने आर्बिट्रेटर का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि एक थर्ड पार्टी जो है वो कैसे इंटीग्रेट करती है दो कम्युनिकेटिंग बॉडीज के दरमियान में उनमें कम्युनिकेशन को, और उसमें वो ऑथेंटिकेट करवाती है एक्चुअली उन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ। तो वो आर्बिट्रेशन का था। अच्छा, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं कि इट इज यूज्ड टू कन्विंस द पार्टीज ऑफ ईच अदर्स आइडेंटिटी एंड टू एक्सचेंज सेशन की। अच्छा, दो पर्पसेस होते हैं इस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं सोलली फॉर कम्युनिकेशन। एक था कि एक दूसरे की जो आइडेंटिटी है उससे एक्चुअली एक दूसरे को वो कन्विंस करते थे कि ये वही ट्रस्टेड बॉडी है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या यूजर है। दूसरा इसका पर्पस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का वो है एक्सचेंज ऑफ सेशन कीज। कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेटली उनको सेशन की रिक्वायर्ड है जो कि सिमेट्रिक की हम कहते हैं। तो उसके एक्सचेंज के लिए भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, वो यूज करते हैं। अच्छा, इसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक तो सिंगल की जो सिमेट्रिक की है उसकी बेस पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं कीज को, और दूसरा जो हमारे पास ज्यादा जो रिलायबल कंसेप्ट है वो है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि दो कीज होती हैं यूजर्स की, उसके थ्रू भी हम सेशन की को सेंड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और रेस्ट जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन होगी थ्रू द पब्लिक एंड प्राइवेट की। अच्छा, द मेन मे बी वन वे और द म्यूचुअल। अच्छा, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ आपने ऑथेंटिकेट करवाना है अगर फॉर एंड पे, तो फिर सिर्फ आपकी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। लाइक ईमेल, ईमेल में सिर्फ आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हो, दूसरी साइड को अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाने की जरूरत नहीं होती। तो उसमें वन वे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर दोनों बॉडीज ने अगर सेंड और रिसीव करने हैं मैसेजेस, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको दोनों को ट्रस्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, इनमें मेन इश्यूज क्या हैं? एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी का है और टाइम लाइनस का है। कॉन्फिडेंशियलिटी को पहले डिस्कस करते हैं टू प्रोटेक्ट द सेशन कीज। कि आपने फॉर एग्जांपल बिफोर कम्युनिकेशन जो आप कीज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ जो कि सेशन की ही है, तो उसकी एक्चुअली सिक्योरली आपकी वो कीज ट्रांसफर होनी चाहिए, और उसके लिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है। अब देखें, फर्स्ट टाइम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं और सेशन की को ही एक्चुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उन दोनों के पास एक दूसरे की नहीं है, तो फिर हमें आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ती है। या हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यूज कर रहे हैं पब्लिक की का, तो दूसरे की पब्लिक की हमें पता होनी चाहिए, उसके थ्रू हम उसको इनक्रिप्ट करके सेंड करेंगे। जब इनक्रिप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक्वायर हो जाती है। लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि दो कीज यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी आइडेंटिटी की बात करूं तो मेरे पास दो कीज होंगी, प्राइवेट और पब्लिक। मेरी प्राइवेट की यूज होगी फॉर इंक्रिप्शन पर्पस, और मेरी पब्लिक की होगी फॉर एग्जांपल वो दूसरा वाला अगर मुझे वो इनक्रिप्ट करके सेंड करता है तो वो उसके लिए यूज हो जाएगी। तो ये दो एक्चुअली सिनारियो से फॉलो होते हैं। अच्छा, टाइम लाइनस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। टाइम लाइनस में है टू प्रिवेंट द रीप्ले अटैक्स। रीप्ले अटैक्स को अभी हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड के अंदर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। टाइम लाइनस में ये है कि आपके पास कोई भी एक सेशन मेंटेन होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो मैसेजेस उसमें यूज हो रहे हैं वो फिर रीयूज ना हो वो मैसेजेस। तो इसके लिए सर जी सर काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लें तो सिर्फ वो वैसे वो दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, चलें सर, सही है। वो मैं उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ठीक है सर, उस पे मैं नहीं कर रहा, जो आपके जो MS टीम्स है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसको मैं मैन्युअली कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और ये यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगा लेक्चर।
अच्छा, टाइम लाइनस क्या है कि टू प्रिवेंट द रीप्ले अटैक्स कि रीप्ले अटैक में आपको किस तरह अवॉइड करते हैं, और वो भी हम टेक्निक्स देखते हैं कि किस तरह हम रीप्ले अटैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। पब्लिश प्रोटोकॉल्स आर ऑफन फाउंड टू हैव फ्लॉज एंड नीड टू बी मॉडिफाइड। ठीक है, तो इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा है कि उसमें कुछ ना कोई फ्लॉज होते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली उसकी चेंज रिक्वायर्ड है। ये रीप्ले अटैक्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रीप्ले अटैक को हमने इन जनरल डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रीप्ले अटैक्स। सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए, रीप्ले अटैक्स और दोज अटैक्स according to which the attacker actually reuse your information that is actually taking place through the communication जो आपकी हो रही है दो पार्टीज के दरमियान में, वो एक स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन को उठा लेता है और उसको रीयूज करता है आफ्टर सम टाइम, तो उसको हम रीप्ले अटैक्स कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने गेन करनी होती है प्रिविलेजेस किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ईमेल की बात करें तो आपकी ऑथेंटिकेशन का पैकेट अगर वो कैप्चर कर लेता है और उसको रीप्ले कर देता है, तो वो गेन कर लेगा एक्सेस आपके मेल बॉक्स तक। तो ये रीप्ले अटैक्स हैं। तो ये तो जनरली हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि रीप्ले अटैक्स क्या होते हैं। वेयर अ वैलिड साइंड मैसेज इज कॉपीड एंड लेटर रीसेंट, ये इसका पर्पस होता है। एक वैलिड साइंड मैसेज है। अब देखें, आपको उसकी की के पता भी नहीं जरूरत उसको कि आपके पास उसकी की है या नहीं है, बट स्टिल आपका उसका जो साइंड मैसेज है उसको आप रीयूज करते हो, उसको कॉपी करते हो, और लेटर यू रीसेंड इट टू गेन द प्रिविलेजेस ऑन अ स्पेसिफिक रिसोर्स। अब इसमें हमारे पास चार डिफरेंट इसके जो रीप्ले अटैक्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट वन वाला है सिंपल रीप्ले, जो कि हम जनरली डिस्कस करते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ओपोनेंट सिंपली कॉपीज अ मैसेज एंड रीप्लेस इट लेटर। ठीक है, कोई सा भी मैसेज को डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मैसेज क्या है। अगर वो यूजुअली ऑथेंटिकेशन का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे जाके देखेंगे एक रीप्ले और वो सेशन की को रीप्ले कर देता है, और वो एक्चुअली कंप्रोमाइज हुई होती है की, तो उसके अगेंस्ट वो उस की के साथ उसकी सिक्योर कम्युनिकेशन वो जो चलती है वो उसको वो रीड भी कर सकता है। ये तो सिंपल रीप्ले है। ओपोनेंट सिंपली कॉपीज अ मैसेज एंड रीप्लेस आफ्टर लेटर। फिर उसके बाद है रिपीटिशन दैट कैन बी लॉग्ड। रिपीटिशन दैट कैन बी लॉग्ड, इसमें क्या होता है, एन ओपोनेंट कैन रीप्ले अ टाइम स्टैम्प मैसेज विद इन अ वैलिड टाइम विंडो। अच्छा, टाइम स्टैम्प क्या होता है, थोड़ा सा मैं जनरली ये बताता हूँ, इसको हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये जो इसके काउंटर मेजर्स हैं, ठीक है, काउंटर मेजर्स में मैं इनको आपको डिटेल बताऊंगा कि टाइम स्टैम्प, ये सेकंड वाली बुलेट है टाइम स्टैम्प की, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। जनरली आइडिया ये है कि टाइम स्टैम्प में कि आप एक टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उस पीरियड के अंदर ये मैसेज यूज होता है, ठीक है, और उसके बाद वो मैसेज यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक काउंटर मेजर है रीप्ले अटैक को अवॉइड करने के लिए। तो इसमें वो अटैकर एक्चुअली आपका रीप्ले उस पैकेट को करता है जिसका वैलिड टाइम होता है। विद इन टाइम वो उसको रीप्ले कर देता है और उसके प्रिविलेजेस को गेन कर लेता है आपके ये जो रिकॉर्डिंग हो रही? जी हो रही है जी। ओके सर। An opponent can replay a timestamp message with a valid time window। ठीक है, अब टाइम उसमें पास वैलिड है कि जो देखें यार, पैकेट के अगेंस्ट उसने एक टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। टाइम स्टैम्प क्या है कि एक पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा कि उसके अंदर अंदर वो मैसेज वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 1 मिनट है, वो डिपेंड करता है। 1 सेकंड तो खैर हो नहीं सकता, वो डिपेंड करता है कि उसका टाइम कितना है, कि 5 मिनट के लिए वो वैलिड है मैसेज। तो विद इन दैट टाइम अगर उसने वो पैकेट कैप्चर किया हुआ है तो उसको वो रीप्ले कर सकता है, उसको प्रिविलेजेस गेन करने के लिए। दूसरा थर्ड वन है कि रिपीटिशन दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज कुड हैव बीन सप्रेस्ड एंड दस डिड नॉट अराइव इट्स डेस्टिनेशन बट रीप्ले मैसेज अराइव। इसमें वो काम क्या करता है कि आपकी तरह का अगर आपकी की कंप्रोमाइज है फॉर एग्जांपल इस केस में, तो वो एक फैब्रिकेट करेगा मैसेज को, और आपका जो एक्चुअल मैसेज जा रहा है उसको वो सप्रेस कर देता है, उसको जाने ही नहीं देता आगे, और अपना जो रीप्लेड मैसेज है जो कि फैब्रिकेटेड है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है सर्वर पे, और सर्वर उसको रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि वो की सेम यूज हुई है और वो आपकी की कंप्रोमाइज्ड है। उसके अगेंस्ट वो प्रिविलेजेस गेन कर लेता है आपके जो रिसोर्स है उस पे। अच्छा, ये बैकवर्ड रीप्ले विदाउट मॉडिफिकेशन है कि अगर एक यूजर ने कोई अपना ही मैसेज सेंड किया तो उसी को वापस भेज देता है, और वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, इसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है कि उसको वापस भेज रहा है,
या फॉर एग्जांपल उसकी डिसरप्ट करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए, या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, या कुछ प्रिविलेजेस को गेन करने के लिए। तो ये वो है बैकवर्ड रिप्ले, कि उसी ही सेंडर को उसी का ही मैसेज भेज देता है। ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। अच्छा, काउंटर मेजर्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रीप्ले अटैक्स को हम अवॉइड किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक है यूज ऑफ सीक्वेंस नंबर, फिर टाइम स्टैम्प है, और चैलेंज और रिस्पॉन्स है। चैलेंज और रिस्पॉन्स को यूजुअली हम नॉन्स के नाम से याद करते हैं। ठीक है, वी रिकॉग्नाइज इट थ्रू दी नॉन्स। नॉन्स क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। तीनों में जो एक्चुअल इनका पर्पस है, वो पर्पस ये है कि आपने रीप्ले अटैक्स को अवॉइड करना होता है। फर्स्ट वन वाला है यूज ऑफ द सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे आगे लिखा है जनरली इम्प्रैक्टिकल। मैं बताता हूँ क्यों इम्प्रैक्टिकल है। सीक्वेंस नंबर में ये होता है कि देखें, आपके पास अगर आपने एक मैसेज सेंड करना है, तो वो मैसेज ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू डिफरेंट पैकेट्स। ठीक है, और पैकेट डेफिनेटली, क्योंकि एक पूरा होल मैसेज तो कभी भी नहीं जाता, या आप फाइल सेंड कर रहे हो या कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन जा रही है, वो जो कि लार्जर आपके एक्चुअली कंटेंट है, तो वो एज अ होल तो कभी भी नहीं जाएगा, वो ब्रेक होगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो उसमें वो कहता है कि उन जो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, जो पैकेट्स में डिवाइड किया है, उनको एक सीक्वेंस नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। और जब वो रीच करता है तो पहले 1 पहुंचा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन इसमें इम्प्रैक्टिकल इसलिए है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अभी वो आपके पास आया था पैकेट 4 है, तो वो एक्सपेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल 1 रिसीव हुआ है, फिर 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है सर्वर के मैसेज नंबर 5 उसको मिलना चाहिए। तो वो आउट ऑफ द सीक्वेंस अगर वो 6 मिल जाएगा, तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल है कि 4 है, 6 के बाद उसको 5 मिल जाता है। क्योंकि देखें, आप टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर को ही देखें, तो वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एक स्पेसिफिक पाथ को वो फॉलो नहीं करते, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है उसमें फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट रूट से जाता है, जो भी उसको रूट एफिशिएंट मिलता है। तो एक रूट उसने, फॉर एग्जांपल उसमें कोई कंजेशन थी, तो उसने रूट चेंज किया, दूसरी साइड चला गया। अब आफ्टर दैट इंस्टेंस वो पहले वाला रूट जो है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और वो बाकी के पैकेट वहां से जाना शुरू कर देते हैं। अब वो पहले वाला जो रूट था वो एफिशिएंट था, वहां से जल्दी पहुंच गया जो बाद वाला सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट है। फॉर एग्जांपल 6 पहले पहुंच गया, और 5 जो लंबे रूट से अभी पहुंच रहा है। तो वो जब आउट ऑफ सीक्वेंस पहुंचता है, तो यहाँ पे वो इसको इग्नोर कर देता है पैकेट को, कि ये रीप्ले हुआ है, बाद में है, क्योंकि 6 रिसीव हो गया तो एक्सपेक्ट कर रहा था 7 रिसीव होगा। ठीक है, तो इस केस में उसको 5 जब मिलता है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं जनरली इम्प्रैक्टिकल है। अदरवाइज तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर अगर वो पहुंच जाते हैं, अगर एक सीक्वेंस में मिलते हैं, फिर तो ये प्रैक्टिकल ही है। लेकिन अदरवाइज इट इज इनप्रैक्टिकल, क्योंकि हम टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर को अगर देखें, तो उसमें वो डिफरेंट रूट से जाता है, और पैकेट कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लेट वाले पहुंचते हैं, और आउट ऑफ सीक्वेंस भी पहुंचते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज इम्प्रैक्टिकल टू दिस काउंटर मेजर। लेकिन ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प में ये है कि आपने फॉर एग्जांपल इसको कहा है कि ये 5 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब आपने एक पैकेट सेंड किया है, और उस पैकेट को कहते हो कि ये 5 सेकंड्स के लिए फॉर एग्जांपल ये वैलिड रहेगा। अब जो 5 सेकंड है वो किस क्लॉक के अकॉर्डिंग मेजर हुए हैं? अब देखें, दो डिफरेंट डेस्टिनेशन है हमारी। एक है फॉर एग्जांपल यूरोप का है, और दूसरा जो हमारे पास है वो आपका एशिया है। तो दोनों की एक्चुअली क्लॉक्स जो है वो डिफरेंट है। सो इन दैट केस आपकी जो क्लॉक्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्लॉक्स जो है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, कि जहां जब वो सेंड किया है वो टाइम जो है, हाँ, जिस तरह आप जीएमटी है, जीएमटी एक ही टाइम है। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल है कि आपने एक वो जो ग्लोबल टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उसको सेंड किया, तो वो ग्लोबल टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको रिट्रीव करेगा। देन इट्स प्रैक्टिकल, देन इट्स फिजिबल। अदरवाइज उसके लिए तो इसलिए कहता है वो जो आपके पास क्लॉक्स हैं वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अब जीएमटी सिंक्रोनाइज क्लॉक्स है, सारों के लिए एक ही क्लॉक चल रही होती है। ठीक है, या आप फॉलो करते हो क्लॉक्स, तो वो आप यूरोपियन क्लॉक फॉलो करो या एशियन क्लॉक फॉलो करो। तो इसलिए वो कहता है सिंक्रोनाइज होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों में। फिर ये टाइम स्टैम्प है, उस टाइम स्टैम्प के बाद अगर वो मैसेज आता है, तो उसको वो इग्नोर कर देगा, वो उसको कंसिडर करेगा कि ये रीप्लेड पैकेट है, और उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरा जो इसका काउंटर मेजर है वो है चैलेंज और रिस्पॉन्स।
चैलेंज और रिस्पॉन्स में देखें, उसको कोई क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर ये इस तरह वो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर नहीं है। चैलेंज रिस्पॉन्स यही होता है ना कि उसने कोई उसको चैलेंज किया और उसके अकॉर्डिंग उसका कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन ये चैलेंज रिस्पॉन्स जो है एक्चुअली वो यूनिक नॉन्स होते हैं, यूनिक नॉन्स, यूजिंग अन यूनिक नॉन्स। नॉन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो रैंडमली कोई भी एक नंबर उसको जनरेट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल उसने 4 सेंड किया, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वापस आएगा नंबर, वो नंबर नॉन्स प्लस 1 होगा। जो भी नंबर पिछला आया था नॉन्स, और वो रैंडम नंबर होता है, ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जो रिसीवर है वो उसको जब दोबारा वापस भेजेगा तो वो उसको +1 करके भेजता है। या आपके जो सेंडर ने एक दफा नॉन्स नंबर भेजा है, तो नेक्स्ट टाइम जो नंबर भेजेगा वो नॉन्स +1 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह वो रेंडमली कुछ भी वो नंबर्स को वो फॉलो कर देते हैं। तो ये नॉन्स नंबर है। अब जो हमारे पास काउंटर मेजर्स होते हैं उसमें ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं कि आपका टाइम स्टैम्प भी यूज हो रहा है और नॉन्स नंबर भी यूज हो रहा है। नॉन्स को एक चैलेंज होता है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ जो रिसीव होती है वो डेफिनेटली डिफरेंट नंबर होगा। अभी इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसी चीजें होती है। अच्छा, अब जो हमारे पास है यही ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, वो अब हम देखेंगे कि यूजिंग असिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो किस तरह इंटीग्रेट होता है। एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, इससे पहले हमने सिमेट्रिक को ही डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वही है कि जब सिमेट्रिक यूज करते हो दैट मीन्स कि 1 की यूज हो रही है। जब एक की यूज होती है तो दैट मीन्स के आपके पास उसको ट्रांसफर करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जब ट्रांसफर हो तो फिर हमारे पास थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आती है, एंड यूजुअली वी कॉल इट अ केडीसी। देखिए, दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, ये आपने याद रखना है। एक केडीसी है, दूसरा सीए है। दोनों थर्ड पार्टीज हैं। केडीसी होती है वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसका सिर्फ सोल पर्पस क्या है कि आप दो कम्युनिकेटिंग बॉडीज के दरमियान में सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। ये केडीसी का काम है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी है, और वो भी आपके पास एक्चुअल उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस ये होता है कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट पहुंचाना होता है उसमें। और डिजिटल सर्टिफिकेट में एक्चुअली आपकी पब्लिक की होती है। तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम जो है वो आपको पब्लिक की पहुंचाना है। इसका क्या काम है, इसका काम है आपको कीज पहुंचाना। वो सिमेट्रिक की यूजुअली होती हैं, और ये केडीसी किसको हम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर या सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के दरमियान में जो डिफरेंस है। Okay, as discussed previously, can use a two-level hierarchy of keys, usually with the trusted key distribution center. Each party shares on master key with the KDC. अब होता क्या है कि A और B दो यूजर्स हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली A और B की आपस में जो कीज हैं वो उन्होंने शेयर करनी होनी चाहिए। वो शेयर करेंगे आपकी थर्ड पार्टी के साथ जो कि केडीसी है। वो उन्होंने प्री शेयर की होती हैं अपनी कीज, कि ए जब कम्युनिकेट करेगा केडीसी के साथ तो वो किसी स्पेसिफिक की के थ्रू करेगा, और बी जब केडीसी के साथ करेगा तो वो एक स्पेसिफिक की के साथ करेगा उसको शेयर कम्युनिकेट। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि शेयर ऑन मास्टर की विद द केडीसी। केडीसी के साथ उन्होंने अपनी मास्टर की शेयर की होती है। अच्छा, अब जब वो रिक्वेस्ट करता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो प्रोटोकॉल भी देखा है विद कम्युनिकेटिंग मैसेजेस के किस तरह वो चलते हैं। तो उसमें वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं फलां आइडेंटिटी है उसके साथ यूजर है, वो दैट होल्ड्स दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद हिम। तो उसके अगेंस्ट वो उसको एक सिमेट्रिक की या एक सेशन के लिए की जनरेट करेगा और वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। ठीक है, यहाँ पे ये वो है केडीसी जनरेट्स अ सेशन की यूज फॉर द कनेक्शन बिटवीन दोस टू पार्टीज। अब जब इसके बाद जब दोनों को वो कोई एक मैकेनिज्म फॉलो करता है, और वो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, इसमें कि मैसेजेस में हमने देखा है कि वो किस तरह उस तक वो पहुंचती है की। तो वो जब उसको सेंड करता है की को, तो दोनों के पास की जब पहुंचती है तो वो सिमेट्रिक की के थ्रू दोनों आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। मास्टर की यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देम। तो ए को जब भेजेगा तो मास्टर की जो ए ने शेयर की थी उसके साथ इनक्रिप्ट करके भेज देता है। इसी तरह जो बी ने उसके साथ शेयर की हुई है तो वो सेम की के साथ उसको, जो मास्टर की है जो बी के साथ शेयर हुई है, उसके साथ इनक्रिप्ट करके उसको सेंड कर देता है। इसके लिए कंपलसरी ये है कि ए और बी दोनों सेम बॉडी को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर वो हायरार्की बनती है। ठीक है, टू लेवल हायरार्की, यहाँ पे तो टू लेवल हायरार्की है जो कि वो डायरेक्टली उसके साथ है। लेकिन वो मोर हायरार्कीज हो तो फिर उसके लिए डेफिनेटली एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी टू सर्टिफिकेशन या केडीसी टू केडीसी कम्युनिकेशन वो इंटीग्रेट होती है। अच्छा, इसी ही प्रोटोकॉल की बेस पे ये एक जो मैकेनिज्म है
मैकेनिज्म ये अलग है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, उसकी बेस पे एक प्रोटोकॉल है जो कि नीडहम श्रोएडर प्रोटोकॉल के नाम से बड़ा रिनाउंड है और पब्लिकली अवेलेबल भी है। अब यहाँ पे होता क्या है आर्किटेक्चर कि दोनों आपस में ए और बी जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग अ थर्ड पार्टी केडीसी, ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। ओरिजिनल थर्ड पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल फॉर सेशन बिटवीन ए बी मीडिएटेड बाय केडीसी। केडीसी इनको मीडिएशन करता है या इनके दरमियान में जो सालिस बनता है ए और बी में, फॉर व्हाट पर्पस, टू शेयर द कीज बिटवीन देम। जब ये आपस में दोनों ए और बी आपस में एक सिमेट्रिक की शेयर कर लेंगे, इसके बाद केडीसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसके बाद ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। केडीसी का सिर्फ ये काम है कि इन तक की पहुंचाना, ए और बी तक, और वो की जो है वो सिमेट्रिक की होगी, डेफिनेटली इसने जनरेट की होगी केडीसी। अब नीडहम श्रोएडर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल का ओवरव्यू है वो कैसे है। अब देखिए फर्स्ट टाइम ए जो है, इट इज वन यूजर, वो केडीसी को कांटेक्ट करता है और उसको उसने प्रोवाइड किया है अपनी आइडेंटिटी, जिसके साथ उसने कांटेक्ट करना है उसकी आइडेंटिटी, और रीप्ले अटैक को अवॉइड करने के लिए उसने नॉन्स नंबर यूज किया हुआ है, दैट इज अ नॉन्स नंबर। नॉन्स नंबर में बताया कि एक चैलेंज और रिस्पांस बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, वो कोई भी एक नंबर जनरेट होता है, उसके रिटर्न में दूसरा जो है वो फॉर एग्जांपल नया नंबर जो है वो जनरेट करके देता है। अब हो क्या रहा है, केडीसी ने इन रिटर्न ए को वापस रिप्लाई कर रहा है। अब ए ने रिक्वेस्ट की थी कि आई वांट टू कम्युनिकेट विद दिस आइडेंटिटी दैट इज बी, तो केडीसी ने यहां से इसको देखते हैं कि वो फॉर एग्जांपल किस तरह उसको एक मैसेज प्रिपेयर करके सेंड कर देता है। अब केडीसी ने एक सिमेट्रिक की जनरेट की, दैट इज सिमेट्रिक की, और साथ आईडी ऑफ ए, ठीक है, और इसको इनक्रिप्ट कर दिया किस की के साथ, जो की शेयर हुई है बिटवीन केडीसी और बी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि किस की के साथ वो इनक्रिप्ट कर रहा है इस चीज को, जो कि बी और केडीसी के साथ शेयर हुई है, उस की से इसने इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया। सो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर मैसेज सिर्फ और सिर्फ बी ओपन कर सकता है, इसको ए ओपन नहीं कर रहा, हालांकि सेंड ए को ही कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये किस पर्पज के लिए करता है। अच्छा, एक तो ये चीज उसने सेंड की है, साथ उसके साथ उसने अपेंड किया है, कंकैटिनेट किया है दैट नॉन्स नंबर। नॉन्स नंबर में वही है जो कि उसने उस शुरू में सेंड किया था, अलॉन्ग विद आईडी ऑफ बी, के बी की आइडेंटिटी है उसके लिए, और की सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक की देखें एक तो ये मैसेज था, उसमें भी सिमेट्रिक की अपेंड की है, और एक ये है सिमेट्रिक की, और ये होल जो इनक्रिप्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल एंड, पूरे इस चीज को जिसमें मल्टीपल चीजें आती हैं उसको इनक्रिप्ट कर रहा है विद द की दैट इज शेयर्ड बिटवीन द केडीसी एंड ए। सो दैट मीन्स कि वंस कि ये मैसेज जब मिलेगा उसको ए को, तो ए इसको ओपन कर सकता है सारे मैसेज को, इसमें ओपन करेगा तो उसको ये चार चीजें मिलेंगी, एक उसको सिमेट्रिक की मिल गई ए ओपन करने के साथ, और उसको बताएगा कि ये किसके लिए यूज होगी ये सिमेट्रिक की, उसकी आइडेंटिटी आ गई, नॉन्स नंबर वही है सेम जो उसने सेंड किया था, और ये चीज है इसको ओपन नहीं कर सकता ए, क्योंकि ये इनक्रिप्ट हुआ है बिटवीन केडीसी एंड बी। तो अब इन रिटर्न ये सिर्फ उसने इसको ए को इसलिए सेंड किया है कि ये मैसेज डायरेक्टली तुम बी को सेंड कर दो, ठीक है। तो बी ट्रस्ट करता है इसकी की को, और उसने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो समझ जाएगा कि ये इसने केडीसी ने की जनरेट किया किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ए के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखें ए जो है वो बी को क्या सेंड कर रहा है, सिर्फ ये वाला मैसेज जो सिमेट्रिक की थी, एज यू कैन सी राइट हियर, ए ने बी को सेंड किया है और वो ये वाला मैसेज था, क्योंकि इसको वो ओपन ही नहीं कर सकता था, ये किसकी उसकी से इनक्रिप्ट हुआ है जो कि केडीसी और बी के दरमियान में शुरू। अब वंस के ये मैसेज जब बी के पास पहुंचेगा तो वो तो इसको अंडरस्टैंड करेगा सिक्योर मैसेज, क्योंकि ये शेयर हुआ था बिटवीन केडीसी एंड बी, और सिमेट्रिक की उसको मिल जाएगी, और सिमेट्रिक की का इंडिकेशन ये है कि ये इस पर्सन के साथ तुम यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम बी जो है ए को मैसेज कर रहा है विद द सेम सिमेट्रिक की जो कि शेयर हुई है थ्रू द केडीसी, और उसको एक नॉन्स नंबर इंक्रीज करके सेंड कर रहा है, जो n1 था उसका रिस्पांस में उसने n2 जनरेट किया, एंड देन आगे वो फर्दर ए जो है वो बी को भी सेंड करेगा बाय सम अनदर नॉन्स नंबर, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू वो सीक्रेटली केडीसी की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि ए और बी के दरमियान में सिमेट्रिक की को शेयर कर रहा है, ठीक है। ये की है, एक ये की है, सिमेट्रिक की इसने दोनों यूजर्स तक शेयर कर दी थी, एंड दैट इज द नीडहम श्रोएडर एल्गोरिथम प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है उसका।
Secret keys KA and KB are shared between A and KDC, B and KDC respectively. तो ये प्री शेयर्ड की होती थी, जो कि हमने लास्ट इसमें देखा था कि वो मास्टर कीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो यूज हो रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको वो इस पर्पस के लिए वो यूज कर सकता है। अच्छा, नीडम श्रोडिंगर प्रोटोकॉल का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ये जो मैसेज था ना, नंबर 3 मैसेज, अगर तो की ये सिमेट्रिक की अगर कंप्रोमाइज हो जाती है तो यही मैसेज इसको वो होल्ड करके जो अटैकर है वो इसको रीप्ले कर सकता था। आप देखें, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये सिमेट्रिक की कंप्रोमाइज हो गया। आप देखें, वही मैसेज इनक्रिप्ट हुआ हुआ है केडीसी और बी के साथ, और इस जब ये बी को सेंड करेगा और यहाँ पे अटैकर आ जाएगा, अटैकर की तरफ से मैसेज जाएगा और ये समझेगा कि ये तो केडीसी ने जनरेट करके सेंड की हुई है की, और वो फिर ए के साथ अटैकर के साथ उसके साथ अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। यहाँ पे इसने यही मेंशन किया हुआ है कि यूज टू securely distribute the new session key for communication between A and B, but it is vulnerable to replay attack. Replay attack, if the old session key has been compromised, then the message 3 can be resent convincing B that the communicating with A. ठीक है, तो इसमें अटैकर कन्विंस कर सकता है उसको कि ये ए के साथ बात कर रहा है, लेकिन यही मैसेज रीप्ले करेगा और उसको वो उसके साथ अपनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो फिर वो बी जो है वो शेयर करना शुरू कर देगा। ये एक ड्रॉबैक है इसका। तो इसको ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक मॉडिफिकेशन की थी दो रिसर्चर्स ने, एक डेनिंग और न्यूमैन। ठीक है, डेनिंग ने इसको खत्म करने के लिए इसमें टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इस मैसेज के साथ अगर टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके साथ हम वो मैसेज जो है उसकी वैलिडिटी पीरियड होगा, उस टाइम के अंदर वो यूज हो सकता है। क्योंकि देखें, ये इसके साथ कोई, ये मैसेज के साथ कोई भी ऐसी रीप्ले अटैक को अवॉइड करने के लिए कुछ भी मैसेज के में अंदर कुछ भी अपेंड नहीं हुआ हुआ, जो हमने 3 काउंटर में यस पढ़े थे उनमें से कोई चीज नहीं हो रही, तो ये रीप्ले हो सकता था। तो इसने, डेनिंग ने इसको टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद न्यूमैन ने इसको फर्दर इंप्रूव किया था और इसके साथ एक एक्स्ट्रा नॉन्स नंबर भी जो है वो अपेंड कर दिया था। ठीक है, नॉन्स नंबर के साथ जो उसका वो रिस्पांस, चैलेंज रिस्पांस वाला चक्कर बनता है। ओके, यूजिंग अ पब्लिक की इंक्रिप्शन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो आपके पास जो आर्किटेक्चर था सिमेट्रिक वाला, तो अगर एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक के अंदर आप यूज कर सकते हो ये वाला मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म में किस तरह हो सकता है कि हैव अ लार्ज रेंज ऑफ अप्रोचेस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन, need to ensure have a correct public key for the other parties using the central authentication server. Various protocols exist using a timestamp or the nonce. इसमें देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें केडीसी की इन्वॉल्वमेंट आती थी, इसमें आपके पास सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सर्वर आएगा जो कि उनको ऑथेंटिकेट करेगा या की को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है। और दोनों में डिफरेंस है कि ये इसके थ्रू हो जाएगा और यूज कौन करेंगे, दो कीज यूज करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक कीज। ठीक है, और उसकी कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं या हम एक थर्ड सर्वर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा। वो ऑथेंटिकेशन सर्वर इन दोनों को एक्चुअली ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, दोनों के अपने एक दूसरे के बिहाफ पे बेस्ड ऑन देयर कीज, और फिर वो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकता है जिसपे दोनों ट्रस्ट करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेनिंग ऑथेंटिकेशन सर्वर, उसमें जो डेनिंग ने इसमें प्रपोज किया था, उसमें देखें ये ऑथेंटिकेशन सर्वर की इन्वॉल्वमेंट है अलोंग विद दी, जो डेनिंग का प्रोटोकॉल है ये याद रखें कि उसने एक्सटेंशन तो की है, लेकिन इसके साथ उसने जो सिमेट्रिक वाले में एक्सटेंशन की थी, लेकिन एक और जो उसने प्रोटोकॉल यहाँ पे प्रपोज किया और ये पब्लिक की बेस्ड है। पब्लिक की में क्या, हर यूजर के पास दो दो कीज होती थी। इससे पहले जो हम आर्किटेक्चर देख रहे थे उसमें सिंगल की यूज हो रही थी बिटवीन ईच पार्टी। यहाँ पे यूज हो रही हैं दो कीज यूज हो रही हैं बिटवीन एवरीवन, सेंडर और रिसीवर में भी। लेकिन इसमें एक इन्वॉल्वमेंट आती है ऑथेंटिकेशन सर्वर की। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह होती है और वो क्या एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखें जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें दो कीज होती हैं और एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इन दोनों में जो सिमेट्रिक वाला है वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एक की यूज़ हो रही होती है उसमें आपकी कम्युनिकेशन के वक्त। एसिमेट्रिक जो है वो भी सिक्योर है, सिमेट्रिक भी सिक्योर है, लेकिन एसिमेट्रिक थोड़ा सा स्लो है। तो एसिमेट्रिक को जैसे मैंने पहले भी बताया था सिर्फ हम उसको यूज़ करते हैं सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे वही आर्किटेक्चर यूज़ हुआ हुआ है। यूज़ होगी, देखें यहाँ पे सिमेट्रिक की ही यूज़ हो रही है, लेकिन इसमें पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, जब पब्लिक कीज आ जाती हैं दैट मीन्स कि ये आपका एसिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब देखते हैं कि ये इनमें कम्युनिकेशन किस तरह चलती है। फर्स्ट टाइम ए जो है उसने बी के साथ एक्चुअली कांटेक्ट करना है थ्रू ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब ये इनकी कम्युनिकेशन होगी, वो कैसे होगी? ए पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर को दो आइडेंटिटी सेंड कर रहा है, आइडेंटिटी ए एंड आइडेंटिटी बी। उसने कंसेंट शो किया है कि दिस इज माय आइडेंटिटी एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद बी, so generate a symmetric key based on or on our behalf। ठीक है, अब इन रिटर्न ऑथेंटिकेशन सर्वर ने एक सिमेट्रिक की जनरेट की। अब उसने इन दोनों तक पहुंचाना है, ए तक भी और बी तक भी। वो कैसे होगा? एक तो ये मैसेज है, ठीक है, सिमेट्रिक की इंट्रोड्यूस हुई और साथ टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया, और उसको देखें प्राइवेट ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्वर। जब प्राइवेट ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्वर यूज कर रहा है तो ये एक चीज याद रखें कि ये मैसेज जो है ये एक्चुअली साइन किया, उसने डिजिटली साइन किया, ठीक है, इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की यूज कर रहा है। अब पब्लिक की तो सारों को पता है इसकी जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर की पब्लिक की को यूज करते हुए इसको हम डीक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो साइन वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। ये याद रखिएगा कि इंक्रिप्शन कब यूज हो रही है और डिजिटल सिग्नेचर कब यूज हो रहा है। ये पर्पस इसका था डिजिटली साइन, वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए वैलिड मैसेज है और मैं सेंड कर रहा हूँ ऑथेंटिक, क्योंकि प्राइवेट की तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास है। तो जब ये मैसेज बी तक पहुंचेगा तो वो इस पर ट्रस्ट करेगा, कहेगा कि ये मैसेज जो है ये एक्चुअली हो रहा है इनक्रिप्ट हो गया, डिजिटली साइन हो गया बाय द ऑथेंटिकेशन सर्वर। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया मैसेज का, ये कंकैटिनेट हुआ है इस पार्ट के साथ, और इस पार्ट में क्या है? आइडेंटिटी ऑफ बी, पब्लिक बी और टाइम स्टैम्प, और ये भी डिजिटली साइन हो रहा है। अब देखें ये, सॉरी, ये जो मैसेज आया है ये मैसेज है ए के लिए, क्योंकि इसको बता रहा है कि ये पब्लिक की है बी की और उसकी आईडी ये है। ठीक है, तो जब ए को ये देने के लिए, क्योंकि ये बी को तो नहीं जा सकता, बी को तो अपनी चीजें पता है पब्लिक की, ये सिर्फ ए के लिए था। तीसरा जो मैसेज है, इस मैसेज का पार्ट है जो, वो ये आ रहा है और वो भी डिजिटली साइन हुआ हुआ है। उसमें क्या है? आइडेंटिटी ऑफ ए, पब्लिक ऑफ ए और टी। दैट मीन्स कि ये ए के लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज है बी के लिए। तो उसने तीन पार्ट्स दिए हैं। दैट मीन्स कि उसने पब्लिक की को एक्चुअली ट्रांसफर किया है दोनों बॉडीज तक, कि बी को बता रहा है कि ए की पब्लिक की क्या है और ए को बता रहा है कि बी की पब्लिक की क्या है। ठीक है, और उसको डिजिटली साइन कर रहा है हर मैसेज को। डिजिटली साइन जो है वो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि ये मैसेज जो है ये करेक्ट है, और ये ऑथेंटिकेशन सर्वर ही जनरेट कर रहा है, उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास है। तो जिसके पास भी जाएगा वो ऑथेंटिकेशन सर्वर की पब्लिक की को यूज करते हुए इन मैसेजेस को ओपन करके या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब जब ये मैसेजेस जाएंगे ए से, इसने ए को सेंड किए, ए को अपनी की मिल गई, दूसरी की जो होगी वो बी को आगे ट्रांसफर कर देगा और सिमेट्रिक की को ये ओपन कर सकते हैं। अब थर्ड में ए बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखें उसने क्या चीज उसको सेंड किया है, ये वाला पार्ट जो कि अपनी आइडेंटिटी थी उसकी या पब्लिक की थी, और ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उसको एक्चुअली साइन किया हुआ था। वो मैसेज एज इट इज उसने रखा, उसके साथ अपेंड कर रहा है एक और मैसेज को जो कि ये साथ ये भी है। ठीक है, एक मैसेज कॉपी उसने अपने रख ली और वही मैसेज की कॉपी आगे दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है, सेम मैसेज उसको फॉरवर्ड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ए इसको ओपन कर सकता है और दूसरी जो कॉपी है वो उसको दूसरे को सेंड कर सकता है। इसका एक ड्रॉबैक, सॉरी 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 सॉरी, एक यहाँ पे चेंज आ रहा है। जब ए को तो मिल गई ये वाली, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल उसने सेंड तो किया था, यहाँ पे वो पब्लिक की यूज कर रहा है, पब्लिक की ऑफ बी यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये अगर चोरी ना हो जाए तो उसके लिए इसने इसको इनक्रिप्ट करके भेज रहा है। अब देखें पब्लिक ऑफ बी यूज किया था तो दैट मीन्स कि प्राइवेट ऑफ बी से ये ओपन हो सकता है, तो इसमें बी के अलावा कोई और इस मैसेज को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा लूप होल है कि जब ये ए को सेंड करेगा तो ये तो सारे डिजिटली साइन हुए हैं, इनक्रिप्ट तो कहीं भी नहीं हुआ हुआ, तो ये कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इसको यहाँ पे मेरे ख्याल में जो चीज मिसिंग है
वो ये होनी चाहिए, इनक्रिप्ट होना चाहिए इस मैसेज को लाइक दिस, और ये पब्लिक ऑफ ए से ये इनक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एक मिसिंग पार्ट था मेरे ख्याल में, ये मिस्टेकनली ये रिमूव हुआ है। तो ये एक्चुअली इनक्रिप्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो अटैकर इसको पकड़ लेगा। अटैकर वो डिजिटली साइन हुआ है, साइन तो कोई भी ओपन कर सकता है, तो ये इनक्रिप्ट होना चाहिए मैसेज। जब ए के साथ इनक्रिप्ट हुआ है तो दैट मीन्स कि प्राइवेट ऑफ ए अप्लाई करके इसको ए जो है वो ओपन कर सकता है। ठीक है, तो जब ओपन किया है तो एक तो खुद वो रख लेगा और एक कॉपी को इनक्रिप्ट करेगा अब दोबारा, किससे? बी की पब्लिक की से। और बी की पब्लिक की उसे कहां से पता चली है? जो कि इस मैसेज से आ गई है उसको, तो वो इनक्रिप्ट करके आगे उसको मजीद सेंड कर सकता है। अब दोनों के पास सिमेट्रिक की जो है वो सिक्योरली जो है वो पहुंच रही है। ठीक है, नोट द सेशन की इज चोजन बाय ए, हेंस ऑथेंटिकेशन सर्वर नीड नॉट टू ट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट इट, टाइम स्टैम्प प्रिवेंट द रीप्ले बट रिक्वायर्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द क्लॉक। अब ये डेनिंग का प्रोटोकॉल है जो कि बेस करता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और वो सिक्योरली एक दूसरे के साथ जो है वो सेंड कर सकता है मैसेजेस को। अच्छा, वन वे ऑथेंटिकेशन का शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका पर्पस ये है कि सिर्फ आपको एक साइड की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। यू ओनली रिक्वायर द वन साइड ऑथेंटिकेशन, वन वे ऑथेंटिकेशन। उसमें फॉर एग्जांपल ईमेल है, ईमेल में सिर्फ आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हो, दूसरी साइड को ऑथेंटिकेट नहीं करवाते। इट रिक्वायर्ड व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन कम्युनिकेशन एट सेम टाइम, लाइक ईमेल, सिर्फ एक साइड जो है वो कम्युनिकेशन में। हैव हार्डर इन क्लियर सो कैन बी डिलीवर्ड बाय ईमेल सिस्टम, may want the contents of the body protected and sender authenticated। तो ये डिपेंड करता है उसमें कि आपने उसकी कंटेंट को भी अगर सिक्योर करना है तो वो उसके लिए मैकेनिज्म अलग है, और जो सेंडर है उसको ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता है। और जो यूजुअली अगर ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो यूजर नेम पासवर्ड उसको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने आप को वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये वही हमने ऑलरेडी देखी हुई है इसको डिटेल में भी कि हाउ दीज कम्युनिकेशन टेक प्लेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक की यूज होती है केडीसी के साथ। ठीक है, सिंगल की यूज हो रही होगी और वही जो जिसके साथ शेयर है उसके साथ उसको इनक्रिप्ट करके सेंड करता है। यू कैन रीड इट आउट, इट्स सिंपल। Public key approach has been some more public if the confidentiality is major concern we can use this thing। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी अपेंड किया था कि पब्लिक की जो ए और बी को वो ओपन सेंड कर रहा है, तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड और डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी क्योंकि सिमेट्रिक की जा रही है तो उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम यूजिंग अ पब्लिक की। इफ ऑथेंटिकेशन नीडेड यूज अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इसमें मजीद इसको वो डिजिटली साइन भी कर सकता है अपनी प्राइवेट की के साथ कि ये वाकई उसकी तरफ से मैसेज आया और रीप्ले मैसेज नहीं है ये। ठीक है, अब देखें उसकी साथ की है, रीप्ले तो खैर हो सकता है, उसके अंदर टाइम स्टैम्प इन्वॉल्व है, वो रीप्ले को इसको अवॉइड कर सकता है। तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर भी ए जो है वो डिजिटली साइन करके भी इसको सेंड कर सकता है, और साइन किसको कर रहा है? सिर्फ हैश को मैसेज के, ताकि रिसीवर साइड पे उसका वो हैश कंप्यूट करे और उसको वो वेरीफाई कर सके। ऑलराइट, तो ये तो था जी यहाँ तक। आगे डेनिंग ये डिजिटल डीएसएस है, इसको हम इसमें जो कम्युनिकेशन है उसके एस्पेक्ट से इसको हम नहीं करते डिस्कस। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड डीएसएस, इसमें कंसेप्ट वही है जो आरएसए में होता है कि आपके पास हैश कंप्यूट करेगा और हैश को एक्चुअली इनक्रिप्ट करके वो सेंड कर सकता है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक और वीडियो लेक्चर इसके साथ जो है वो अपेंड कर दूंगा, और आपके साथ ये शेयर भी हो जाएगा ऑन यूट्यूब।